नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। इस मौसम में डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौसमी बुखार के जितने भी केसेस आ रहे हैं, ज्यादातर में डेंगू पाया जा रहा है। आपको ये तो पता ही होगा कि डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है और अगर ये हो गया तो जल्दी ठीक भी नहीं होता। अगर सही से इलाज ना मिले तो इंसान की जान भी जा सकती है। डेंगू वायरस से बचाने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन डेंगू बुखार से बचने के कई उपाय जरूर हैं। आप अपने आप को मच्छरों से बचाकर रख सकते हैं। इस तरह से डेंगू का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। मच्छरों से मुक्ति पाने के लिए लोग कई सारे अलग अलग तरह के उपाय भी आजमाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मच्छर काट के चला भी जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हम डेंगू से कैसे बचें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें, जिनका अगर पालन किया जाए तो डेंगू से बचा जा सकता है। और अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में आज जानेंगे। हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एनबी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एनबी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे, डेंगू बुखार से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न जो एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो द्वारा फीमेल मच्छर से जो फैलता है जी। और ये मच्छर दिन में और रात में, दिन में ज़्यादा और रात में भी काट सकता है। ये जो मच्छर संक्रमित मनुष्य को काटता है, फिर उसके ब्लड लेने के बाद ये दूसरे आदमी को काटेगा तो उसको ट्रांसमिट करेगा। ये ब्लड से ही फैलता है, सांस लेने खांसने से ये नहीं फैलता है। ये मच्छर काटने से ही फैलेगा। तो हमें जो बचाव का तरीका है तो मुख्यतः मच्छर काटने से बचाना है। मच्छर को फैलने ना दें, पनपने ना दें। जो अंडे वगैरह जो दिए हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अगल बगल जो पानी जमा हुआ है उसमें जो केरोसिन ऑयल वगैरह डाल दें जिससे उसके बच्चे डूब जाएं। मच्छर कहीं भी अपने कूलर में या फ्रिज में पानी जो जमा हुआ है उसको हटवा दें और सुबह शाम के समय पूरी बाह के कपड़े पहने और मॉस्किटो रिपेलेंट ओडोमॉस वगैरह जो तमाम तरह की क्रीम्स आती हैं उसको खुले जगहों पर लगाएं जिससे मच्छर काटने से बचा जा सके। दूसरी बात, हम लोगों को इस समय सुबह शाम के समय ज़्यादातर जब भी टहलना घूमना है इसका प्रिकॉशन लें कि मच्छर काटने से बचना है। अगर किसी को घर में डेंगू फीवर हो गया है उसको हमेशा मच्छरदानी में ही रखें। वो जो मरीज है डेंगू का वो मच्छरदानी में ही सोए, क्योंकि डेंगू का जो मरीज है उसको जो मच्छर काटेगा, डेंगू के मरीज को मच्छर काटने के बाद जो मच्छर दूसरे स्वस्थ आदमी को काटेगा तो दूसरे को मच्छर वो फैला सकता है। तो इसलिए हमें इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। इस लिहाज से इन्फेक्शियस साबित हो सकता है। पूरी बाह के कपड़े पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े चर्चा में और सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के मन में इस समय ये क्यूरियोसिटी हो रही होगी, जिज्ञासा हो रही होगी कि अब तक तो हम डेंगू 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 करते आए थे और अब ये डेंगू शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये दोनों पूरी तरह से एक ही है क्या, या कुछ डिफरेंस इनके बीच में? नहीं, बिल्कुल एक ही है। बिल्कुल एक ही है। उसको बोलचाल के भाषा में कहीं डेंगू कहीं डेंगी बोला जाता है। इसमें कहीं भी कोई तरह का गलतफहमी नहीं पाला जाना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम चीज है। यानी कि डेंगू कहे या डेंगी कहे बात एक ही है। ऐसे में अब बात करते हैं सर इसके लक्षणों पर। डेंगू मच्छर के काटने के बाद अगर आपको हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण शुरुआती तौर पर आएंगे जिनसे पहचाना जा सकता है कि आप इसके शिकार हो चुके हैं और तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है?
डेंगू मच्छर काटने से 2 से 3 से लेके 14 दिन उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मच्छर जिस दिन काटेगा उसके 3 से 14 दिन के बीच में उसको लक्षण उसके उभरते हैं। लक्षण में जो उभरते हैं इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर जिसे बोलते हैं। इसमें फीवर के साथ आँख के पीछे भाग में रिट्रोबल्बर जो बोलते हैं सीवियर पेन होता है, बॉडी एक पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, पेट में पेन दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, कभी कभी लूज मोशन होते हैं। सीवियर केस में नाक से ब्लड आता है और मुंह से वोमिटिंग में भी ब्लड आता है, कभी कभी और मेलिना और लेट्रिन के रास्ते से भी ब्लड आता है सीवियर केस में। तो ये उसके लक्षण होते हैं। इन सारे लक्षण, कभी भूख कम होना, फीवर, सीवियरिटी आती जाती है, ये सारे, इनमें से सारे या कुछ सिम्टम 3 से 14 दिन के अंदर प्रेजेंट करेंगे। हेलो जी, ऐसे में धीरे धीरे ये आपके अंदर लक्षणों को दिखाना शुरू कर देंगे, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, डेंगू के D2 स्ट्रेन के बारे में अब मैं बात करना चाहूंगी। ये किस तरह का स्ट्रेन है, कितना खतरनाक है? देखिए, डेंगू जो मच्छर तो हम नहीं बोलते हैं, ये जो एजिप्टाइस है ये फैलता है। हाँ। ये डेंगू वायरस जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव RNA वायरस है। ये हमारे यहाँ 4 स्ट्रेन में है, पाया जाता है इसका, D1, D2, D3, D4। अब ये 5वां भी स्ट्रेन अभी मिल रहा है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इन चारों में से अभी तक जो प्रेजेंट हैं, तो हर में वो सारे सिम्टम जो मैंने ऊपर बताए, सारे सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं। हर सिम्टम में सीवियरिटी एक जैसी हो सकती है। तो इसमें ये कहना कि कौन सा स्ट्रेन है, अभी तो जैसे सेल टाइपिंग वगैरह अभी पता नहीं आई है, तो कौन सा स्ट्रेन अभी हमारे यहाँ यूपी में, क्योंकि ये सब रीजन वाइज चेंज होना संभव है। ठीक है। ऐसे में डॉक्टर साहब जी, इस समय कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं, दूसरी तरफ डेंगू का कहर, तीसरी तरफ मलेरिया के भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और चौथी तरफ वायरल बुखार भी फैला हुआ है। ऐसे में इन चारों प्रकार के बुखारों के बीच कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? क्योंकि जो बुखार आपको होगा उसी का तो आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी बचा जा सकता है, और ये जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कैसे ये संभव हो पाएगा? शिल्पा जी, ये जो महीना जो चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो चारों महीने हैं, ये हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ही बीमारी वाले महीने होते हैं। इसमें मौसम के ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से, मौसम की बदलाव की वजह से, बरसात में वजह से इसमें फंगस, बैक्टीरिया, वायरस बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इनको ग्रो करने का माहौल और ह्यूमिडिटी बढ़ी रहती है, टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है, ये सारे आते ही आते हैं, स्वाभाविक है। अब रही बात, इसमें से हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, कॉमन कोल्ड है। इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए, हाँ, तो इसके लिए हमें एक फिजिशियन के पास उचित सलाह लेना चाहिए। स्वयं के ट्रीटमेंट या नीम हकीम के पास जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जनरल के लिए है कि भाई आप सामान्य एहतियात बरतें, अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप फिजिशियन से जरूर मिलें। शिल्पा जी, यही बात मैं पब्लिक को बोलना चाहूँगा कि सामान्यतया तो एहतियात बरतें। इस समय जो भी फीवर वगैरह हो रहा है, तो उसमें पैरासीटामॉल या एस्टामोफिन या कैल्पाल या क्रोसिन, इस तरह की दवाएं सामान्य फीवर या बॉडी एक के लिए सबसे अच्छी हैं। कोई भी NSAID अन्य जैसे एस्पिरिन है, ब्रूफेन है, डाइक्लोफेनासिन है, ये सब दवाएं बिल्कुल भी सेवन नहीं करें इस समय के फीवर में। जी, ऐसे में डॉक्टर साहब, इससे अगर आराम उनको नहीं महसूस हो रहा है, जी,
तो फिर उन्हें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट अगर करना मैं चाहिए। बोला था अगर बिल्कुल 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 ठीक है, नीम हकीम के चक्कर में ना पड़कर स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि आपका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से सही तरीके से किया जा सके। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, डेंगू का ही या डेंगी, ये कितना फैटल साबित होता है, यानी कि कितना जानलेवा साबित होता है अगर समय से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया या फिर लापरवाही बरती गई? मैं इस बारे में आपको कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ जी। अगर डेंगू फीवर का मच्छर अगर काट रहा है, अगर 4 लोगों को काटा है, अगर सपोज कीजिए 4 आदमियों को काट रहा है, उसमें एक आदमी को फीवरिश महसूस होगा, 3 लोगों को कोई असर नहीं होगा, समझ रहे हैं? उसको माइल्ड फॉर्म में एक आदमी को होगा। और अगर 20 लोगों में फीवर माइल्ड हो रहा है तो उसमें से 20 में से एक को वो सीवियर डेंगू में जा सकता है, लैंड अप कर सकता है। तो मतलब इस तरह से हुआ कि वो 100 में एक करीब जी, हेलो 100 में एक आदमी को सीवियरिटी में लैंड कर सकता है जी। तो बहुत ज़्यादा परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अपने को अलर्ट रखना है। सामान्यतया अपने जो नियर बाई जो फिजिशियन है उनसे सलाह जरूर लिया जाना चाहिए। कोई भी फीवर आ रहा है 1-2 दिन तो आप पैरासीटामोल या क्रोसिन या कैल्पाल लेके आप देख लें। अगर उससे आपको सिम्टोमेटिक बेटर नहीं हो रहे हो तो आप अगर आपके बगल आसपास में कोई सरकारी हॉस्पिटल हो या कोई जनरल फिजिशियन हो, उससे सलाह लिया जाना चाहिए और नीम किसी भी हकीम से स्तर तो पर बचने के लापरवाही बिल्कुल नहीं सलाह बरती दूं। जानी चाहिए। ऐसे में जो लोग खुद के अपने डॉक्टर बन जाते हैं, खुद से मेडिसिन ले लेते हैं, केमिस्ट के पास जाकर कोई भी मेडिसिन लेकर अपना ट्रीटमेंट खुद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को क्या समझाना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? शिल्पा जी, मैं इस लोगों को बोलूँगा कि इस समय, इस मौसम के समय जो फीवर हो रहा है उसमें 1-2 दिन क्रोसिन सुबह दोपहर शाम या जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से लेके काम चलाया जा सकता है। अगर 2 दिन में उनको वांछित आराम नहीं मिल रहा है तो ज़रूर अपने निकट सरकारी अस्पताल से या निकट में कोई उनके फिजिशियन हो उनसे सलाह जरूर लें। खुद सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, दैट्स ओनली। जी, ऐसे में आपने कहा कि लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक में नहीं आना है, समझदारी के साथ और समय से कदम उठाए जाने की ज़्यादा आवश्यकता आपने बताई है, ज़रूरत आपने बताई है। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा था कि D2 स्ट्रेन की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग लोगों को हुई और इस वजह से उनकी रातों रात जान भी चली गई, क्योंकि एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो दिख जाती है, लोग कंसर्न हो जाते हैं या फिर तुरंत एक्टिव मोड पर आते हुए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग जब तक उन्हें पता लगती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ऐसे में इस सिचुएशन को कैसे लोग डील करें? शिल्पा जी, मैं बताना चाहूँगा, अगर डेंगू किसी एक को पहले बार हो चुका है माइल्ड फॉर्म में, अगर उसको दूसरा जिसे D1 स्ट्रेन का अगर मच्छर वो वायरस हो चुका है डेंगू की वजह से, अब दूसरे स्ट्रेन का दूसरा मच्छर काट रहा है, D2 स्ट्रेन का अगर मच्छर काट रहा है तो उस केस में सीवियर डेंगू फीवर या हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। तो अगर ये तो पहले पता नहीं चलेगा D1 काटा है कि D2 काटा है, दोनों 3 या तीसरा स्ट्रेन काट लिया है, तो हमें हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमें अब क्योंकि वो पहले दिन या दूसरे दिन ही वो ब्लीड करना शुरू नहीं हो जाता है, समझते हैं आप मेरी? तो उसमें वो आप जो कंसर्न फिजिशियन होंगे आपको CBC द्वारा प्लेटलेट द्वारा वो मॉनिटर करते हैं, CBC जांच कराएंगे, उसमें प्लेटलेट की संख्या कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, उसके हिसाब से वो मॉनिटर करते हैं। आवश्यकता के हिसाब से प्लेटलेट की अगर ज़रूरत है 20,000 से कम आ गई तब सुबह जो चढ़वा ट्रांसफ्यूज भी करते हैं उसमें, अगर प्लेटलेट कम हो गई है 20,000 से कम तो यही अचानक अगर कुछ गड़बड़ी होती नहीं है, हम अगर अलर्ट रहेंगे तो अचानक कोई भी हादसा नहीं होने पाएगा, ये पक्का है, निश्चित है। ठीक है, तो हमें अलर्ट रहने हैं, जागरूक रहना है, पैनिक नहीं होना है। एक दिन
फीवर अगर आ रहा है तो अलर्ट रहें, पर क्रोसिन वगैरह जनरल कॉमन मेडिसिन है ये ले सकते हैं। जी। लेकिन अगर उससे एक दिन में आराम नहीं हो रहा तो उसके बाद कंसल्ट करना चाहिए, अपना उचित जांच कराने की ज़रूरत है। वो अब जो बगल में जो होंगे ये फिजिशियन होंगे आपके, वो डेंगू से संबंधित, मलेरिया से संबंधित, इंट्रिक फीवर से संबंधित और जो कोविड से संबंधित सारी जांचें करा के उचित सलाह देंगे, उचित ट्रीटमेंट देंगे और उसमें अचानक कोई हादसा नहीं होना यानी कि इन तमाम संभव स्टेजेस होगा। पर तो अगर अचानक लोगों की तरफ से हादसे लापरवाही बचने बरती के लिए- जाएगी तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा, तो मामला फैटल हो सकता है, यानी कि जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्कता के साथ, सजगता के साथ काम करना होगा, सावधानियां बरतते हुए अपना ट्रीटमेंट टाइमली लेना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि कल को बहुत देर हो जाए, उनकी जान पर बनाए। डॉक्टर साहब, क्या ये डेंगू मच्छर सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पर ही अटैक करता है या शरीर के किसी भी हिस्से में काट सकता है, और क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? लोगों को इसके मद्देनजर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, ये लोअर पार्ट तो इसको नहीं कहेंगे, वो उसका लोअर 1 मीटर तक इसकी ऊंचाई पे, जमीन से 1 मीटर ऊंचाई पे मच्छर ये उड़ता है। तो 1 मीटर ऊंचा करीब उड़ता है, तो उसमें जो जनरली हाथ खुले पैर उसके कांटेक्ट में आते हैं ज्यादातर, या हम लेटे हुए हैं तो जो फेस वॉश भी आना संभव है। तो इसलिए बोलते हैं लोग कि नीचे ऊंचाई पे उड़ता है। हालांकि अब इसके लिए बहुत वो नहीं है, अगर आदमी लेटा हुआ है तो सारे बॉडी के पार्ट्स आने संभव है। तो इसलिए इसमें इस रूप में कहा जाना चाहिए कि खुले पार्ट बॉडी के ना हो, विशेषकर सुबह शाम के समय तो बिल्कुल ना हो। पूरी बाह के कपड़े पूरे फुल पैर में भी पूरे हों, ढके हों, ये बेहतर होगा। ये बिल्कुल लोगों को इस बात का ख्याल रखना और जो चाहिए। डेंगू आपने अभी चर्चा किया था, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। जो इंटरनल ब्लीड की बात आप कह रही थी जी, हेलो प्लीज कंटिन्यू। आप जो इंटरनल ब्लीड की बात कर रही थी, वो डेंगू फीवर में शुरू में ही इंटरनल ब्लीड नहीं होती है, वो 6ठे 7वें दिन 8वें दिन के करीब होता है। अगर आप शुरू में ही अलर्ट उसमें है, अपने फिजिशियन के संपर्क में है, दूसरे तीसरे दिन मालूम हो जाएगा कि डेंगू है, तो उसको प्लेटलेट मॉनिटर करने पे वो नौबत, इंटरनल ब्लीडिंग वाली नौबत नहीं आने पाएगी। यानी कि ये इस समय जो बरसात का मौसम है, ये सबसे फेवरेबल है डेंगू मच्छर की ब्रीडिंग के लिए। कम से कम इस सीजन में, इस मौसम में लोगों को ये अतिरिक्त सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल इस समय हमेशा, जिसे हम लोग हमेशा से बोलते रहे हैं कि बरसात के मौसम में मच्छरदानी का प्रयोग करें, खुले ज़्यादा तो पूरी बाह के कपड़े पहने, खुले पार्ट्स ज़्यादा ना हो, और बासी खाना ना खाएं, घर के बाहर ना खाना, घर में ही खाएं खाना, और गुनगुना पानी पिए। जो सामान्य हम लोगों को एहतियात बताया जाता है वो इसमें भी प्रिवेंशन में काम करेगा। घर के आसपास वो तुलसी और गेंदा के फूल लगाएं। ये गेंदा के फूल वगैरह से मच्छर वो होते हैं, भागते हैं। तुलसी के पेड़ से भी मच्छर भागते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर में मनी प्लांट रखते हैं या फिर कछुए को पानी में डुबोकर रखते हैं, काफ़ी शुभ मानते हैं वो अपने घर परिवार के लिए। ऐसे लोगों को कम से कम इस सीजन के लिए इन चीज़ों को अवॉइड करने की सलाह आप देंगे? बिल्कुल, मैं तो शिल्पा जी यही कहूँगा कि इस समय घर में या घर के आसपास रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ये मच्छरों को पनपने देगा, उनका ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इस समय बरसात के सीजन में अपने घर में और घर के आसपास में पानी, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। अब चाहे पानी हो, चाहे वो किसी भगोने में हो, चाहे फ्रिज के डीकम्प्रेस जो कंप्रेसर के ऊपर हो, या कूलर में हो, या कहीं भी हो, रुका हुआ पानी घर में या घर के आसपास नहीं हो, नहीं तो मच्छर ग्रो करेंगे, वो घर के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे में डॉक्टर साहब एक और मिथ है, लोगों को लगता है कि ये गंदे पानी में होता है। जरा उन्हें बताइए कि ये साफ पानी में भी हो सकता है। इस मिथ को जरा क्लियर कीजिए। बिल्कुल वो गंदा पानी नहीं, वो साफ पानी, रुका हुआ पानी, वो जनरली वो गंदा हो जाता ही है। जो पानी रुका हुआ है वो
गंदा हो ही जाता है। और साफ पानी, क्योंकि वो बहता हुआ पानी होगा, उसमें मच्छर ग्रो नहीं करते हैं। साफ पानी मतलब वो डेली चेंज हो रहा पानी। साफ का पानी अगर घर में है तो डेली चेंज हो रहा है, तो उसमें मच्छर ग्रो करेंगे नहीं। और जैसे फॉगिंग करवाई जाती है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन उस फॉगिंग से, उस धुएं से कुछ लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, खासतौर पर जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं तो वो नहीं करवाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए? फॉगिंग करवानी चाहिए कुछ प्रिकॉशंस बरतते हुए, या फिर नहीं? अगर नहीं तो फिर वो कैसे बचे? नहीं, इसमें दो विकल्प हैं। देखिए, मच्छर को तो भगाना ही है। बिल्कुल। ये कर सकते हैं, घर के जो लोग सेंसिटिव हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, वो फॉगिंग के समय 2 घंटे के लिए घर से बाहर चले जाएं, कुछ दूर वो चले जाएं। जब घर के अन्य लोग फॉगिंग करवा लें, 2 घंटा बीत जाए, तब वो वापस आएं और अपना इनहेलर वगैरह प्रॉपर ले लें, जिससे उनको ब्रीदिंग ट्रबल ना हो। फॉगिंग कराना मच्छर को भगाने और प्रिवेंशन के लिए बहुत आवश्यक है। इससे तो मैं मना नहीं करूंगा, विशेषकर पार्टिकुलरली इस सीजन में, ये जो सीजन चल रहा है। हाँ, लेकिन अस्थमा के मरीज को थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसका उपाय यही है, जब वो फॉगिंग कराने से करीब 10 मिनट पहले वो चले जाएं, वो फॉगिंग कराने के 2-2.5 घंटे बाद वापस आ जाएं, मच्छर भी चला जाएगा, वो मच्छर भी भाग जाएंगे घर से, मरमरा के, और वो भी सेफ होंगे। बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर साहब, जी आपने ये तो बताया कि घर के अंदर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, घर के बाहर भी हमें साफ सफाई का और इस तरह की तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं भी पानी को एकत्रित ना होने दिया जाए, या अगर पानी एकत्रित हो रहा है तो उसे डेली बेसिस पर चेंज किया जाना चाहिए ताकि वो ठहरने ना पाए। ऐसे में देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र के लोग काफ़ी हद तक जागरूक होते हैं, जागरूकता अभियान भी शहरों में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहां पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, उन्हें इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। वो कैसे अपने आप को बचा कर रखें? गांव के बाहर जो तालाब होते हैं वहां सबसे ज़्यादा खतरा होता है, तो कैसे गांव के लोग खासतौर पर प्रिकॉशंस बरतते हुए डेंगू के इस प्रकोप से खुद को और अपने परिवार को बचा कर रख सकते हैं? उन्हें क्या कहेंगे सर? शिल्पा जी, एक बहुत बड़ी बात है ये आप लोगों के द्वारा जो बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो, अगर गांव में या जो शहर से दूर जो पानी रुका हुआ है, उसमें एक मछली आती है, गम्बूसिया नाम है उसको, उन रुके हुए पानी में बड़े बड़े तालाब, झील में या नहर में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाना चाहिए। वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। वो जो मछली है छोटी सी होती है। ये बात तो है कि अपने गांव प्रधान को जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो अपने जो गांव प्रधान हैं, और जो गांव के अंदर जितने भी तालाब हैं उसमें गम्बूसिया मछली डलवा दें, जिससे वो मच्छरों को ग्रो करने नहीं देगी। दूसरे, गांव में खुली जगह हुआ करती है खूब ज़्यादा, तो ये जैसे गेंदा है और ये तुलसी है, ये इनसे मच्छर भागते हैं। तो एक कहा जाए कि भाई लोग अपने घर के आगे पीछे तुलसी का पौधा लगाएं या गेंदे का फूल वगैरह वो करें, लगाएं, और घरों में भी, गांव में भी वो मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी वहाँ के कपड़े पहने। ये सारे एहतियात गांव वालों के लिए भी उचित है। इसको प्रचार प्रसार किया जाने की आवश्यकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे डेंगू के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए, खुद को इसका शिकार होने से बचाए रखने के लिए, इसे अवॉइड करने के लिए लोगों को मोटे तौर पर सबसे पहले किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर फिर भी डेंगू हो जाए तो क्या तुरंत कदम उठाना चाहिए? शिल्पा जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर डेंगू से बचाना है तो इस समय सुबह शाम और रात में पूरी बाह के कपड़े पूरे, जिससे कम से कम बॉडी मतलब शरीर के अंग खुले हों, पहने। घर में मच्छरदानी का प्रयोग करें, और जो खुले शरीर के खुले अंग जो रह जाए उनमें ओडोमॉस या कोई जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है उसका वो करें, यूज़ करें। घर में और घर के आसपास जमा रुका हुआ पानी बिल्कुल ना हो, उसको पानी हटा दें, या पानी रुक रहा तो उसमें केरोसिन ऑयल वगैरह डाल दें उसमें। फिर भी अगर कोई बुखार हो रहा है
पहले 1 दिन 2 दिन तो पैरासीटामॉल लेके काम चला सकते हैं। बिल्कुल। अगर फिर भी 1-2 दिन में आराम नहीं मिल रहा है तो उस पर अगल बगल तो सरकारी बिना देरी हॉस्पिटल किए या तुरंत प्राइवेट डॉक्टर से हॉस्पिटल कंसल्ट के करें और अपना किसी ट्रीटमेंट अच्छे शुरू फिजिशियन करवाएं। से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर एनबी सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मच्छरों को दूर रखने के लिए रेपेलेंट लगाए, क्रीम लगाए, कॉइल लगाए या फिर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर जाते समय लंबी बाजू की शर्ट और लंबी पैंट पहनना बिल्कुल ना भूले। खिड़की दरवाजों को बंद रखें। किसी भी कीमत पर मच्छरों के इस शिकार से अपने आप को बचा कर रखें, अपने परिवार को बचा कर रखें, ताकि डेंगू का आप शिकार ना बनने पाए। इस तरह से आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। ये तमाम टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।